हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन भाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अपना वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 6 चैप्टर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, और वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, राइट, फ्रॉम वन शॉट वीडियो। फिर अगर मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी हैव चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, बस ये तीन ही चैप्टर्स है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रॉम इन 12th स्टैंडर्ड। तो उसमें से हम लोग चैप्टर 7 को भी कंप्लीट कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसी के साथ साथ चैप्टर 8 जो था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। तो ये वाला जब चैप्टर हो जाएगा तो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी वन शॉट है वो हम लोग बोर्ड पे लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पीपीटी के थ्रू पढ़ाया नहीं जा सकता है, चाहे वन शॉट हो या टीचिंग एनी काइंड ऑफ हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वी वांट अ बोर्ड। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे वन शॉट्स हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो अपने आज के इस चैप्टर को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज और सबसे काम की चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सराउंड होता है बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कहना मुझे ये है कि सेंटर में मेटल होता है और मेटल के आजू बाजू में बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, जिसको हम एटम्स भी बोल सकते हैं, आयंस भी बोल सकते हैं। और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें सेंटर पे तो मेटल होता ही है और मेटल के सराउंडिंग में बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। और मेटल और लिगेंड से कॉम्बिनेशन से ही आपका बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पूरे चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखना है कि कैसे क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे उनकी रिएक्शन होती है, कैसे उनके टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाली। चलिए देखते हैं। उसके बाद में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, आपको देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सेंटर पे हमेशा मेटल होता है और आजू बाजू में हमेशा लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो मेटल होता है, मेटल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। मतलब मेटल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और याद रखना, इसी मेटल को हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि जो लुईस एसिड होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इसीलिए मेटल जो होता है, जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और इसी के साथ साथ वो लुईस एसिड भी होता है। फिर अगर मैं बात करती हूँ लिगेंड की, लिगेंड मतलब ये जो आजू बाजू के आपको दिख रहे हैं, जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है, वो सारे के सारे लिगेंड होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, मतलब ही वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसी को हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे दो ही बात याद रखना है कि मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और उसका नाम है लुईस एसिड। मेटल का अपोजिट है लिगेंड। अब मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्योंकि एक्सेप्टर का अपोजिट डोनर होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। मेटल लुईस एसिड है तो लिगेंड क्या रहेगा, लुईस बेस, क्योंकि एसिड का अपोजिट बेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा आपको याद रखना है कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए हमेशा एरो सेंटर की तरफ ही दिखाना। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा और अगर एरो नहीं दिखाया तो आपके हाफ मार्क या 1 मार्क वहां पे कैंसिल हो सकते, कट हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एरो देते वक्त हमेशा आपको याद रखना है कि एरो हमेशा आपको सेंटर पे ही देना है। रीजन ये है क्योंकि हमेशा लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हमेशा एरो सेंटर पे ही देने का है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड को, कि लिगेंड के कौन से टाइप होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप लिगेंड का होता है उसका नाम है मोनोडेंटेट लिगेंड। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि मोनो का मतलब होता है वन और डेंटेट का मतलब होता है डोनर एटम। तो याद रखना है बस इतना ही
कि ये जो टाइप ऑफ लिगेंड है ये हम लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का ही मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स। तो जो पहला टाइप है वो है मोनोडेंटेड। मोनो का मतलब ही होता है वन और डेंटेड का मतलब होता है डोनर एटम। तो मोनोडेंटेड लिगेंड में एक ही डोनर एटम होता है। जैसे आप इस क्लोरीन को देखते हो तो यहाँ पे आपको एक ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब एक ही डोनर एटम है। अगर आप इस OH को देखते हो तो यहाँ पे आपको एक ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक ही डोनर एटम है। और इस साइनाइड को अगर देखते हो तो यहाँ पे भी एक ही डोनर एटम है, मतलब यहाँ पे भी एक ही नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें बहुत ज्यादा डोनर एटम होते हैं, जिसमें बहुत सारे डोनर एटम होते हैं, उनको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड का जो फर्स्ट टाइप है वो है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ही बाय का मतलब ही होता है दो और डेंटेड का मतलब होता है डोनर एटम। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो डोनर एटम होते हैं उनको हम बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अगर आप इथिलीन डायमीन को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको दो डोनर एटम दिख रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो डोनर एटम दिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं C2O4 की। अगर मैं C2O4 की बात करती हूँ तो C2O4 में भी ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दो डोनर एटम दिख रहे हैं, है ना। ये एक ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी आपको दो डोनर एटम दिख रहे हैं। और जब भी हमको दो डोनर एटम दिखते हैं तो उसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ हेक्साडेंटेड लिगेंड की। हेक्साडेंटेड लिगेंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है EDTA, है ना। अब देखो EDTA में टोटल कितने डोनर एटम्स होते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम है हेक्साडेंटेड। हेक्सा का मतलब 6 होता है और डेंटेड का मतलब होता है डोनर एटम। तो याद रखना है कि मोनोडेंटेड में एक ही डोनर एटम होता है, बाइडेंटेड में दो डोनर एटम होते हैं और हेक्साडेंटेड में टोटल 6 डोनर एटम होते हैं, क्योंकि हेक्सा का मतलब 6 होता है और डेंटेड का मतलब डोनर एटम होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली EDTA में हेक्साडेंटेड लिगेंड कैसे क्या है। तो ये हुआ पहला नेगेटिव चार्ज जो आई होप सभी को दिख रहा है। ये हुआ सेकेंड वाला नेगेटिव चार्ज, ये हुआ थर्ड वाला नेगेटिव चार्ज, ये हुआ फोर्थ वाला नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल 4 डोनर एटम्स तो आपको दिख रहे हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो भी एक डोनर एटम है और ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो भी एक डोनर एटम है। तो टोटल डोनर एटम आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, ये हुआ 1, ये हुआ 2, 3, 4, 5, 6। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि EDTA में आपको टोटल 6 डोनर एटम दिख रहे हैं, इसलिए EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। सेकेंड पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि EDTA का पेपर में बहुत बार स्ट्रक्चर भी आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और ये स्ट्रक्चर जनरली 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम लोगों को बनाते नहीं आता है, बट आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम तो 2 होते ही है, लेकिन एक समय पे वो एक ही एटम का यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों डोनर एटम का वो एक टाइम पे यूज नहीं करता। जैसे हमारे पास 2 हाथ है ना, मैं इस हाथ से भी खाना खा सकती हूँ, मैं इस हाथ से भी खाना खा सकती हूँ, लेकिन एक समय पे मैं एक ही हाथ से खाना खाती हूँ, दूसरे हाथ से खाना नहीं खाती हूँ, है ना। हाथ मेरे पास दोनों है, दोनों ही हाथों से खाना खाया जा सकता है, बट मैं एक समय पे एक ही हाथ से खाना खाती हूँ। इन द सेम फैशन जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उनमें टोटल 2 डोनर एटम्स तो होते हैं, लेकिन वो एक समय पे एक ही डोनर एटम का यूज करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, इसलिए उसको बोला जाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। सपोज मैं अगर HCN- की बात करती हूँ तो इसमें कार्बन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, डोनर एटम है 2, है ना। तो एक समय पे वो एक तो वो कार्बन से बनाएगा या तो वो नाइट्रोजन। एक सेकेंड, इसमें टोटल 2 एक सेकेंड एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं अगेन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि HCN में आपको टोटल 2 डोनर एटम दिख रहे हैं ना। पहला जो डोनर एटम है वो सल्फर है और सेकंड डोनर एटम है नाइट्रोजन। तो डोनर एटम्स टोटल 2 है। अब देखो इसने जब बॉन्ड बनाया तो पहले इसने सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, तो पहले इसने सल्फर वाले डोनर एटम को यूज किया और सेकेंड टाइम इसने नाइट्रोजन वाले डोनर एटम को यूज किया, जबकि इसके पास तो 2 डोनर एटम थे, सल्फर भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, लेकिन एक समय पे या तो वो सल्फर से मेटल के थ्रू बॉन्ड बनाएगा या तो वो नाइट्रोजन से मेटल के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। एक समय पे एक ही एटम का यूज करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए।
ठीक है। फिर अगर मैं बात करती हूँ NO2 लिगेंड की, तो NO2 लिगेंड में भी 2 डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन भी है, इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। तो पहले इस लिगेंड ने नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड बनाया, मतलब नाइट्रोजन एटम का यूज किया, और सेकेंड केस में वही NO2 लिगेंड ने ऑक्सीजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड बनाया। तो सेकेंड केस में ऑक्सीजन है आपका डोनर वाला लिगेंड। समझ में आया? मतलब भले दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO2 में, लेकिन एक समय पे एक का ही यूज होगा। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, कि बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। नाम तो है स्फीयर, लेकिन काम बिल्कुल भी स्फीयर जैसा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हो, मतलब कि जब भी आप मेटल और लिगेंड को लिखते हो, तो उसके बाजू में आप एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हो। आप सभी को पता है कि हम लोग इस तरीके से वहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, है ना। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर में मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब नाम के अंदर में तो स्फीयर आता है, लेकिन गलती से भी आप लोग वहां पे स्फीयर को ड्रॉ मत करना, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये स्फीयर नहीं है, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन हम उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग बेसिकली देख रहे हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। याद रखना, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखते हो, मेटल, लिगेंड और कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे जो भी चार्ज रहता है, मतलब जो भी चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का होता है, मतलब जो भी चार्ज मेटल के ऊपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। चीजें दो हैं, जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, और जो भी चार्ज मेटल के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि उसके बिना अपना काम नहीं होगा, है ना। तो एक बार अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं उस चीज को। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकाला जाता है। सपोज मैं बात करती हूँ FeCN6 4- की, तो FeCN6 4- में आपको निकालने का है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम लोग देखेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जिस भी मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आप उसको X कंसिडर कर लो, बीच बीच में हमेशा प्लस साइन लिखने का। साइनाइड के नीचे में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 6, तो आप लोग लिखेंगे 6 × और साइनाइड के ऊपर हमेशा चार्ज होता है -1। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -4, तो आप लोग करेंगे +4 = 0। देखो अभी पूरा डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 घंटे में अगर इस चैप्टर को पढ़ाना है तो सारे कंसेप्ट हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से तो नहीं समझ सकते, क्योंकि कम से कम अगर आपको याद होगा तो मैंने इस चैप्टर को करीबन 13 to 14 आवर्स में पढ़ाया था। मतलब सोचो ये चैप्टर कितना बड़ा है और कितना डिटेल में है। तो वन शॉट वीडियो में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकते। मैं आपको बहुत सारी चीजें वन शॉट वीडियो में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं बहुत सारी चीजें कवर कर पाऊँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जिस भी मेटल के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आप उसको X कंसिडर करो, बीच बीच में हमेशा प्लस साइन लगाओ। अब साइनाइड के नीचे में 6 नंबर था, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 × साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो मैंने -1 लिखा। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -4, तो आप लोग करेंगे +4। जैसे कि मैंने आपको रेगुलर वाले वीडियोस में बताया था कि हमेशा जो चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है उसका अपोजिट लिखना। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -3, तो आप लोग लिखेंगे +3। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -4, तो आप लोग लिखेंगे +4। x - 6 + 4 = 0, x - 2 = 0, तो x का वैल्यू कितना आता है? +2। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है तो उसके लिए आपको कुछ बहुत सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो याद रखना कि साइनाइड के ऊपर, है ना, इसी के साथ साथ NO2 के ऊपर, इसी के साथ साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर हमेशा -1 चार्ज होता है। ये चीज दिमाग में बहुत अच्छे से आपको फिट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपका NH3 है, ठीक है, जो भी आपका इथिलीन डाइअमोन है, जो भी CO है, जो भी H2O है, इसके ऊपर हमेशा 0 चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो भी C2O4 होता है, इसके ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। ये चीज अच्छे से फिट कर लेंगे। लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम इसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम के ऊपर हमेशा +2 चार्ज होता है। ये चीज़ जिसको पता है वो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता है कॉम्प्लेक्स के अंदर में। तो NH3 इथिलीन डायमीन CO वाटर के ऊपर हमेशा 0 चार्ज होता है। साइनाइड NO2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के ऊपर हमेशा -1 चार्ज। C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज और मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कि बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं मेटल को लिखती हूँ और जब भी मैं लिगेंड को लिखती हूँ तो मेटल के आजू बाजू में जितने भी लिगेंड रहते हैं इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना, मेटल के आजू बाजू में जितने भी लिगेंड होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, है ना। सपोज अगर मैं आपको बोल रही हूँ मेटल लिगेंड 4 टाइम्स, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, मतलब कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। प्रोवाइडेड ये कंडीशन है कि L जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, तभी जाके आप n को डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। सपोज मैं बोल रही हूँ ML6, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 नंबर, मतलब ही कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6 नंबर। तो ऐसे आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को बता सकते हो। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट को, कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और क्या होता है डबल सॉल्ट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 मार्क के लिए बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले डबल सॉल्ट को और फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। पेपर में आपको इसका डेफिनेशन भी आ सकता है, या तो पेपर में आपको इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम लोग देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। तो एक याद रखना, एक ऐसा सॉल्ट जो पूरी तरीके से वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब जब आप उसको वाटर के अंदर डालते हो तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरीके से वो वाटर के अंदर में टूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है मोहर सॉल्ट को, तो मोहर सॉल्ट को ही बोला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये हुआ आपका मोहर सॉल्ट। जब आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो आयरन भी टूट गया Fe2+ आयन में, SO4 भी टूट गया SO4 2- आयन में, NH4 भी टूट गया अमोनिया आयन में, ये वाला SO4 भी इधर आ गया, और ये वाला वाटर तो वाटर में है ही, मतलब सारे के सारे आयरन SO4 NH4 SO4 वाटर, ये पूरे के पूरे आयन्स जो थे ये वाटर में जाने के बाद तो टूट गए, डिसोसिएट हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल लिगेंड और आयन्स होते हैं। आपने यहाँ पे ये देखा कि जब आप इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हो तो सिर्फ जो भी आयन्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वही डिसोसिएट होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कभी भी टूटता नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी पार्ट है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा होता है, और ये जब भी वाटर के अंदर आप डालेंगे तो कभी भी ये ब्रेक नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है इसको ब्रेक करना। रीज़न ये है क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब ही ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये अच्छे खासे प्रोटेक्टिव कवरिंग के जैसा एक्ट करता है। तो सिर्फ जो बाहर के आयन हैं वही डिसोसिएट होते हैं, अंदर वाला FeCN6 बाद में भी FeCN6 ही रहता है। बाहर वाले जो आयन्स थे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज रहता है। तो ये डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। ये डबल सॉल्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको हमेशा उसके एग्जाम्पल्स देने का है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्नर्स थ्योरी को, और अभी हम देखने वाले हैं कि वर्नर्स थ्योरी होता क्या है। तो वर्नर्स थ्योरी जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ही उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फीचर्स है, या तो हम उसको पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट टाइप का पोस्टुलेट, और फर्स्ट टाइप का पोस्टुलेट ये कहता है कि जो मेटल होता है बेसिकली उसको 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती है, मतलब ही मेटल आपको 2 टाइप के वैलेंसीज को शो करता है। जो पहली वैलेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकेंड वैलेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी।
ऐसे टोटल 2 टाइप की वैलेंसी होती है। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइज हो सकती है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करो। पहले इतना समझ लो कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयोनाइजेबल होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होती है। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब वो सारे के सारे आयंस जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में प्रेजेंट है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है जब ये वाटर में जाती है तो ये डिसोसिएट हो जाती है। अभी हमने देखा ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले सारे के सारे आयंस वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर में डालने के बाद आयोनाइज हो जाते हैं। इसलिए आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो आयन है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, ये वाटर के अंदर में आयोनाइज हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आयोनाइजेबल है। लुकिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में प्रेजेंट होती है, मतलब ही वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में प्रेजेंट होती है। और जो भी चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में होती है वो कभी भी वाटर में डालने के बाद या किसी भी चीज़ में डालने के बाद डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होती है। इसलिए सेकेंडरी जो वैलेंसी है उसी को हम लोग लिखते हैं नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये जो वैलेंसी है जो भी पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। उसके बाद आपको ये भी बात याद रखना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली हम लोग अनायन से सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को अनायन या न्यूट्रल कंपाउंड से भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि लास्ट पोस्टुलेट है इस पॉइंट का, इस पोस्टुलेट का वर्नर्स थ्योरी के, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है मेटल के आजू बाजू में। जैसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो सेकेंडरी वैलेंसी में टोटली आपको अमोनिया 6 दिख रहे हैं और ये सारे के सारे जो अमोनिया है ये बहुत ही सिमेट्रिक मैनर में मेटल के आजू बाजू में प्लेस्ड है ना। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक आगे की चीज़ को, तो चलिए डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हो तो 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है। कभी कभी ये भी चीज़ पूछी जाती है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री कौन सी पॉसिबल रहेंगी। तो याद रखना 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। पहली ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और सेकेंड ज्योमेट्री जो पॉसिबल होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। मतलब ये आपने यहाँ पे ये देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। वही अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करती हूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है और उस ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सिर्फ एक ही टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है ये किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड कि लिगेंड कैसे प्रेजेंस है। तो याद रखना क्लासिफिकेशन एक ही टाइप का नहीं है, क्लासिफिकेशन बहुत सारे अलग अलग टाइप के और ये क्लासिफिकेशन जो है ये अलग अलग बेसिस पे कर रखे हैं। तो अभी हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो पहला नाम है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि जो होमो होता है, होमो का मतलब ही होता है सिंगल, मतलब ही 1, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो लैप्टिक होता है, लैप्टिक का मतलब ही होता है लिगेंड। तो याद रखना कि लैप्टिक का मतलब लिगेंड होता है और होमो का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो आप उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो इस एग्जाम्पल को तो यहाँ पे आपको एक ही टाइप का लिगेंड दिख रहा है जो कि अमोनिया है, एक ही टाइप का लिगेंड है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वही अगर मैं बात करती हूँ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की तो हेट्रो का नाम ही है हेट्रो, मतलब इसके अंदर में डिफरेंट बहुत सारे टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलैप्टिक, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिगेंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आप अगर नीचे वाले एग्जाम्पल को देखते हो तो यहाँ पे आपको दो टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं। पहला आपको अमोनिया तो दिख ही रहा है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे क्लोरीन भी दिख रहा है, मतलब आपको टोटल दो टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं, है ना। इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का नाम होता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। मतलब अभी तक हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, है ना। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड, और अब हम लोग देख रहे हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के चार्ज के हिसाब से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई किया है। तो पहला जो है वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे कि इसका नाम ही है कटायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। कटायन का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आप कटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस और कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हो। सेकेंड है अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में माइनस चार्ज, क्योंकि अनायन का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है लास्ट टाइप, जो कि है न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 0 होता है तो आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हो। उसके बाद में है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है उसके कुछ रूल्स हैं जो कि अभी हम लोगों को डिस्कस करने का है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स को। तो ऐसे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ, मैं इसके लिए अलग से एक स्लाइड ले रही हूँ और उसमें मैं आपको समझा के दे रही हूँ कि कैसे क्या हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर को लिखते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को, ठीक है, और देखेंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर को कैसे क्या शॉर्ट में देखा जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको पेपर में एक सेकेंड फर्स्ट टाइप दिया जाएगा मेटल, लिगेंड और ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे केस में इसका नाम क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सेकंड दिया जाएगा मेटल, लिगेंड और यहाँ पे आपको दिया जाएगा X, इसका भी बताऊंगी। मेटल, लिगेंड, यहाँ पे दिया जाएगा आपको Y, इसका भी हम देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी मेटल, लिगेंड, नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगी मेटल, लिगेंड, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो इतनी सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ों को कि ये सारी चीज़ें बेसिकली कहती क्या है। सबसे पहला, अगर आपको इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो ऐसे केस में देखो आपको नाम क्या लिखने का है, ध्यान देना ज़रा। अगर ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है तो ऐसे केस में देखो आप लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लिगेंड का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नेम, ठीक है। लिगेंड का नेम लिखने के बाद में फिर आप लोग लिखेंगे मेटल का नेम, मेटल का नेम लिखेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का उसको आप लोग लिखेंगे। याद रखना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली हम उसको रोमन लेटर्स में ही लिखते हैं। याद रखना ये चीज़ दिमाग में कि ऑक्सीडेशन नंबर को जनरली हम लोग रोमन लेटर्स में ही लिखते हैं। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दिखने को मिलता है तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड है ये वाला टाइप। ये वाले टाइप में आप लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये इसका मतलब अनायन होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में आयन प्रेजेंट होता है उसको हम अनायन बोलते हैं, और जो भी आयन कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग हमेशा कटायन बोलते हैं। अब ये जो अनायन है ये कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में है, मतलब इसका जो नाम है इसको आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के बाद लिखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में है।
तो अब कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे और बाद में आप अनायन का नाम लिखेंगे, क्योंकि वो राइट साइड में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लिगेंड का नाम, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आप लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के बाद आप मेटल का नेम लिखेंगे। मेटल का नेम लिखने के बाद आप वहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिखेंगे रोमन लेटर्स में। और लास्ट में आप लोग लिखेंगे अनायन का नेम, जो भी वो अनायन है उसका नेम। तो ये हुआ आपका सेकेंड टाइप। अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड टाइप को। जो भी अनायन कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग हमेशा कटायन बोलते हैं। अब ये जो नाम है, ये जो कटायन है, ये कॉम्प्लेक्स के पहले प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नाम है वो भी आपको पहले लिखना है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में कोई आयन है तो उसको हम अनायन बोलते हैं और उसका नाम बाद में लिखा जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के बाद में प्रेजेंट है। बट अगर सपोज कोई भी आयन कॉम्प्लेक्स के पहले प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो वो कटायन होता है। और अब वो कॉम्प्लेक्स के पहले आ रहा है, मतलब आप उसका नाम भी पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कटायन का नेम। कटायन के बाद फिर वही ट्रेंड को फॉलो करना है कि लिगेंड का नेम, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग लिखेंगे मेटल का नेम। अभी मैं आपको लिगेंड और मेटल के नेम में क्या चेंजेस कर रहे हैं वो नहीं बता रही हूँ, पहले हम शॉर्ट में पूरा देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर आप लोग लिखेंगे मेटल का नेम। मेटल का नेम लिखने के बाद में लिखेंगे आप लोग मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है। और उसके बाद में आप लोग लास्ट में बस हो गया, इतना ही लिखने का है, तो बस इतनी ही चीज़ें लिखना है, ठीक है। कटायन का नेम, कैटन का नेम पहले क्यों आया, क्योंकि कटायन पहले, फिर लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम, फिर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ज़रा ध्यान से देखना। मैं पहले नीचे का भी लिख ली तो फिर आपको समझाती हूँ। तो ये वाले केस में अब आपको देखो क्या करना है। ये वाले केस में कुछ भी कटायन और अनायन तो आपको दिया नहीं है, तो सबसे पहले वही वाली चीज़ आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लिगेंड का नेम। लिगेंड का नेम लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे मेटल का नेम। मेटल का नेम लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक है। लास्ट वाले केस को भी पहले लिख लेते, फिर मैं समझाती हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं बिल्कुल ही कुछ समझा के नहीं दे रही हूँ, चेंजेस नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा वेट तो करो। लास्ट वाले केस में भी कोई भी आपको काउंटर कटायन और अनायन तो नहीं दिख रहा है, तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नेम। लिगेंड के नेम लिखने के बाद में आप लोग लिखेंगे मेटल का नेम। मेटल का नेम लिखने के बाद में आप लोग लिखेंगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, वो ज़रा एकदम आंखें फाड़ के ध्यान से देखना। कहना मुझे ये है, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयन है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आयोनिक फॉर्म में आपको दिया है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आया। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कभी भी कोई चार्ज आपको दिखता है, चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज, तो लास्ट में आपको हमेशा आयन वर्ड लगाने का है। बाकी केसेस में मैंने लास्ट में आयन वर्ड नहीं लगाया। रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा था, बट ये दोनों केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज दिख रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में आयन लगाया। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्या याद रखना है वो भी ज़रा ध्यान से देखो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के बाहर में कटायन दिखता है या आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज दिखता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप लिगेंड के नेम में लगाएंगे ओ। लिगेंड के नेम में आपको क्या लगाना पड़ेगा, लिगेंड के नेम में आपको ओ लगाना पड़ेगा। बट कब, जब आपको कॉम्प्लेक्स के बाहर कटायन दिखता है या आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखता है। इसी के साथ साथ आप मेटल के स्पेलिंग में लगाएंगे ATE, यहाँ पे भी आप मेटल के स्पेलिंग में लगाएंगे ATE। बस ये दो ही चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कटायन दिखे या कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखे, तो हमेशा एक ही काम करना है कि लिगेंड के नेम में आप O लगाएंगे और मेटल के नेम में आप AT लगाएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा अगर है लिगेंड नेम, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हमेशा रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। अगर इस टाइप का है लिगेंड नेम, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में अनायन का नेम, क्योंकि बाद में। थर्ड टाइप का केस, पहले कटायन का नेम, फिर लिगेंड का नेम, मेटल का नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नेक्स्ट केस में लिगेंड नेम, मेटल नेम, लिगेंड नेम, मेटल नेम और ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखना ही है।
अगर आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिखता है तो लास्ट में आप आयन लगाएंगे। और अगर दो केसेस आपको दिख जाए, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज या तो कॉम्प्लेक्स के बाहर कटायन, तो हमेशा लिगेंड के नेम में आप O लगाएंगे और मेटल के नेम में आप ATO लगाएंगे। ये कुछ रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। अब आपको आगे का पार्ट ये जो याद रखना है उसको मैं बता दीजिए एक बार। अब देखो आगे का पार्ट क्या याद रखना है। आगे का पार्ट जो है वो ये है कि कभी भी अगर आपको सपोज जैसे दिख रहा है K3FeCN6, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अब आपको कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड में कुछ आयन दिख रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो भी कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड में आता है, जो भी आयन, वो तो कटायन ही होगा। मैंने आपको अभी बताया। सपोज अगर मैं ऐसा लिख दूँ कोई भी चीज़ को, लेट अस से COH2O 6 टाइम्स Cl3। अब ये जो आयन है ये तो कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में है, और जो भी कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में होता है वो तो हमेशा अनायन होता है। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है। आपको हमेशा एक चीज़ दिमाग में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट कर लेनी है, और वो चीज़ देखो क्या है। वो चीज़ ये है कि ये जो पोटेशियम है इसके नीचे आपको 3 नंबर दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये तो आयन है। आयन के नीचे भले ही आपको 3 नंबर दिखे, 4 नंबर दिखे, 5 नंबर दिखे, वो बात एकदम सही है, लेकिन आप कभी भी उसको ट्राई नहीं लिखेंगे, आप उसको पोटेशियम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आयन है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, तो इसके नीचे जो भी नंबर लिखेगा वो आप लोग कभी नहीं लिखेंगे। मतलब आप लोग इसको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि K के नीचे में 3 नंबर है तो हम इसको ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, तो याद रखना इसको आप कभी भी ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इसको आप हमेशा पोटेशियम ही लिखेंगे। क्योंकि कोई भी अगर आयन के नीचे में कोई भी टाइप का नंबर हो, वो नंबर का नाम कभी भी नहीं लिखा जाता है। सपोज मैं बात कर रही हूँ इस क्लोरीन की, है ना, तो ये जो क्लोरीन है ये एक आयन है, और जब भी हम उस आयन की बात करते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में प्रेजेंट होता है, इसको आप ट्राई क्लोरो नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्लोरीन बोलेंगे। रीज़न आपको समझ में आया? क्योंकि ये आयन है, और जो भी आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर में प्रेजेंट होता है आप उसका नंबर कभी नहीं लिखते, उसका नाम जो है नंबर का, ट्राई टेट्रा, कभी नहीं लिखते, सिर्फ उसका नाम ही लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, और हमेशा अगर सपोज कॉम्प्लेक्स के अंदर में सपोज आपको दिख रहे हैं 2 टाइप के लिगेंड, एक्स वाई, ऐसे 2 टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं, तो हमेशा ये लिगेंड का नेम आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हमेशा लिगेंड का नेम लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब वो ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके बारे में आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है कि अनायनिक लिगेंड के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर अनायनिक लिगेंड के स्पेलिंग में अगर आप O लगाते हो तो ब्रोमाइड से ब्रोमो, क्लोराइड से क्लोरो, फ्लोराइड से फ्लोरो, ऐसे नाम बदल दिए जाते हैं, है ना। ये भी चीज़ आपको यहाँ से अनायनिक लिगेंड भी आप देख लो, न्यूट्रल लिगेंड भी आप देख लो। जैसे मैंने आपको बताया ना, वाटर, इथिलीन, डायमीन, CONH3, ये हमेशा न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इनके भी आप जरा नाम देख लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद में जब मेटल के स्पेलिंग में आप ATA लगाते हो तो देखो कैसे क्या चेंज होता है। पहले था ये एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम के स्पेलिंग में आपने ATA लगाया तो ये बन गया एल्यूमिनेट। पहले था ये कोबाल्ट, अब कोबाल्ट के स्पेलिंग में आपने ATA लगाया तो कोबाल्टेट। पहले ये था आयरन, अगर आप आयरन के स्पेलिंग में ATA लगाते हो तो उसको फरेड बोलते हैं। तो ऐसे आपको ये सारे नेम याद रखना है। ये सेकेंड टाइप के नेम हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमेशा ऊपर में आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में आपको कटायन दिखता है तो हमेशा आप मेटल के नाम में ATA लगाते हो और हमेशा लिगेंड के नाम में O लगाते हो। ये वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी आपको पूरे डिटेल में एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवाया। तो आप इन सब की प्रैक्टिस करो, और नहीं जमता है तो रेगुलर वीडियोस में तो देख ही सकते हो भाई। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसके बिना अपना कुछ भी काम नहीं हो सकता। और ये जो पार्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये जितना इम्पोर्टेंट बोलूँ उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पेपर में यहाँ से 2 मार्क के लिए हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वहाँ पे लिखा रहता है कैलकुलेट EAN। आधे लोगों को तो EAN का फॉर्मूला ही नहीं पता होता। अगर EAN का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा
तो आप लोग कहाँ से EN को कैलकुलेट करेंगे? और कुछ लोग तो बेचारे इतने गए बीते रहते उनको EN का फुल फॉर्म ही नहीं पता था। अब फॉर्मूला तो दूर की बात, अगर फुल फॉर्म ही नहीं पता तो कहाँ से आप लोग बाकी सारी चीज़ें करेंगे? तो याद रखना कि EN का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। EN को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का जो भी एटॉमिक नंबर रहता है, सबसे पहले तो आप लोग इसको लिखते हो, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर, या तो आप सेंट्रल मेटल एटम बोलो, सीधा सीधा सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, प्लस फिर आप लोग लिखेंगे ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स, ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स। माइनस में आप लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, या तो आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है EN का फॉर्मूला। EN कैलकुलेशन से हर साल पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेना। तो याद रखना कि EN का मतलब ही होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। याद रखना EN कैलकुलेशन से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं पता तो आप EN को कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली आइसोमर्स को, कि आइसोमर्स क्या क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आइसोमर्स के टोटल 2 मेजर टाइप होते हैं, स्टीरियो आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स को। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि अगर, एक सेकेंड, अगर सपोज लिंकेज जो है वो सेम है अमंग दी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के बीच में सेम लिंकेज प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, है ना। और अगर अगर आपके आइसोमर्स के बीच में लिंकेज जो होती है वो डिफरेंट लिंकेज होती है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आइसोमर के टोटल 2 मेजर टाइप है, स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हमेशा सेम लिंकेज होती है और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमेशा डिफरेंट लिंकेज होती है। क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल नाम है, इसका मतलब इनमें स्ट्रक्चर भी कैसे होंगे? डिफरेंट, क्योंकि नाम ही है स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होंगे। और अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर में लिंकेज भी कैसा रहेगा? डिफरेंट। उसके बाद में स्टीरियो आइसोमर्स के टोटल 2 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सेकंड होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को ही हम लोग डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर का मतलब ये होता है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो होते ही है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब ये होता है एनांशियोमर्स, मतलब ही नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने के साथ साथ ये इनमें कायरल कार्बन एटम भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इनमें कायरल कार्बन एटम भी प्रेजेंट होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कायरल कार्बन एटम क्या चीज़ होती है? तो याद रखना कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है उसको हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होता है या जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसके टोटल 4 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है लिंकेज आइसोमर, सेकेंड होता है कोऑर्डिनेशन, थर्ड होता है आयोनाइजेशन, फोर्थ होता है सॉल्वेट। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो LIC, आपने सुना होगा ना LIC। तो L मतलब लिंकेज, फिर उसके बाद में I मतलब आयोनाइजेशन, C मतलब कोऑर्डिनेशन और S तो LIC लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीधा सीधा में क्योंकि ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बाद ही समझ में आता है, डेफिनेशन से उतना कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स को। सिस का मतलब ये होता है कि अगर आपके जो लिगेंड है वो सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि नाम ही है सिस, मतलब अगर लिगेंड जो है वो सेम साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस, क्योंकि नाम में ही आ रहा है सी स, मतलब लिगेंड भी सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं। वही अगर मैं बात करती हूँ ट्रांस आइसोमर्स की,
तो जो भी आपके लिगेंड होते हैं वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसका नाम भी क्या है, ट्रांस आइसोमर। तो अब आई होप ये सभी को क्लियर हो गया है कि सिस मतलब सेम साइड लिगेंड और ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है क्लोरीन को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है सिस आइसोमर, ठीक है। सेकेंड वही अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे आपके जो भी दोनों के दोनों क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप का आइसोमर। अगर आप इस टाइप के आइसोमर में देखते हो तो ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों क्लोरीन ही सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको सिस बोल रखा है। और यहाँ पे अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो ये दोनों के दोनों क्लोरीन जो है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया। अगर दोनों के दोनों लिगेंड सेम साइड में है, सेम सिस, और अगर दोनों के दोनों लिगेंड अपोजिट साइड में तो ट्रांस। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करने का है क्लोरीन को ही आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखो ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों क्लोरीन ही सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको सिस बोलेंगे। बट यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर बोला। नेक्स्ट हम लोग इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है क्लोरीन को और ब्रोमीन को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाले क्लोरीन और ब्रोमीन को। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों लिगेंड क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको सिस बोलेंगे। यहाँ पे ये दोनों के दोनों लिगेंड क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है क्लोरीन को, तो चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्लोरीन ही सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको सिस बोला गया है। और यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने ये आइसोमर को ट्रांस आइसोमर बोला। तो ऐसे हम लोग सिस और ट्रांस मतलब ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर, जिसको हम एनांशियोमर भी बोलते हैं, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस तो होते ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो कायरल भी होते हैं, जिसमें कार्बन जो होता है सेंटर वाला वो अलग अलग ग्रुप से अटैच रहता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स और ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें कैसे क्या हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि कभी भी अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को लिखते हो तो हमेशा सेंटर में आपको मिरर तो ड्रॉ करना ही है, क्योंकि ये जो आइसोमर है अगर आपको पहला आइसोमर पता है तो सेकंड आइसोमर आप लोग मिरर में देख के बना सकते हो। कैसे क्या जरा देखो। सपोज अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये चीज़ है राइट साइड में, जो भी चीज़ राइट साइड में आप उसको लेफ्ट साइड में लिखो, ठीक है। जो भी चीज़ ये भी राइट में है तो आपने इसको लेफ्ट में लिखा, और जो भी चीज़ लेफ्ट में है उसको आप राइट में लिखो। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए पहली कंडीशन जो है वो ये है कि सेंटर में आपको हमेशा मिरर रखना है। सेकेंड थिंग आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सपोज ये जो है ये इथिलीन डायमंड लेफ्ट पे, तो आपने इसको राइट में लिखा। लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में लिखो और जो भी चीज़ राइट वाली साइड में है उसको आप लेफ्ट वाली साइड में लिखो। ऐसे आपको लिखने का है, लेफ्ट वाला राइट में कर दो, राइट वाला लेफ्ट में कर दो। तो ऐसे आप लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स को बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमर्स, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली ये लिंकेज आइसोमर क्या होता है। तो याद रखना कि जब एक ही लिगेंड अलग अलग, सपोज एक लिगेंड के पास दो डोनर एटम होते हैं, एक समय पे वो एक डोनर एटम का ही यूज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड में टोटल 2 टाइप के डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय पे वो एक ही डोनर एटम का यूज करता है डोनेशन के लिए, तो उसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो लिंकेज आइसोमर्स में हमेशा एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जरा ध्यान से देखो, पहले ये जो NO2 लिगेंड था, यहाँ पे भी NO2 लिगेंड है, यहाँ पे भी NO2 लिगेंड है। दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड तो आपके एब्सोल्युटली सेम है, लेकिन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन एटम के थ्रू डोनेशन हो रहा है, नाइट्रोजन एटम के थ्रू लिंकेज फॉर्म हो रहा है, और सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंकेज फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में भी NO2 ही है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में भी NO2 ही है, बट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन एटम के थ्रू लिंकेज फॉर्म हो रहा है
और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंकेज फॉर्म हो रहा है। तो लिंकेज जो है वो अलग अलग एटम के थ्रू फॉर्म हो रहा है, जबकि लिगेंड तो वहाँ पे सेम है। तो ऐसे टाइप के आइसोमर को हम लोग लिंकेज आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि लिंकेज अलग अलग एटम के थ्रू फॉर्म हो रहा है और लिगेंड सेम है। फिर नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि पहले SO4 अंदर था और Br बाहर था। कुछ समय के बाद इन दोनों का एक्सचेंज हो गया। SO4 जो था वो बाहर चले गया और Br जो था वो अंदर आ गया। मतलब बाहर, अंदर वाली चीज बाहर चले गई, बाहर वाली चीज अंदर आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि आयंस का क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में देखो क्या होता है, पहला जो लिगेंड था, मतलब पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड था वो NH3 था, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड था वो CN था। तो NH3 जो था वो इधर से दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में आ गया और जो CN था वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में चले गया। देखो क्या हुआ, पहले NH3 फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में था, अब NH3 जो है वो आपका सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में चले गया। मतलब पहले NH3 CO के साथ में प्रेजेंट था, अब NH3 Cr के साथ में प्रेजेंट है। तो NH3 इधर से इधर चले गया और CN इधर से इधर आ गया। तो लिगेंड का कॉम्प्लेक्स के अंदर में आपने क्या कर दिया, लिगेंड का आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर में एक्सचेंज करवा दिया। ये वाला NH3 अब Cr वाले कॉम्प्लेक्स में चले गया और ये वाला CN जो था वो CO वाले कॉम्प्लेक्स में चले गया। ठीक है, तो लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है विद इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में ही लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही हो रहा है। ठीक है, बाहर वाले आयन के साथ रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर बाहर वाले आयन के साथ एक्सचेंज होता है तो आयोनाइजेशन, और अंदर वाले आयन्स के साथ में एक्सचेंज होता है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट का मतलब ही होता है हाइड्रेट आइसोमर, मतलब अगर वहाँ पे वाटर का यूज़ किया जाता है तो आप लोग उसको सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर बोलते हो। फिर नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है, अगर उसका वैल्यू है ज़्यादा तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी कैसी रहती है, ज़्यादा। अगर आप ये तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस को ऑब्जर्व करते हो तो तीनों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर है, क्योंकि 10 का पावर 33 है। इसका मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो डिलीट हो गया है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ, पहले मैं खुद सारे पॉइंट्स लिखूंगी तो आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप कभी भी, एक सेकेंड, चलिए तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग VBT भी बोलते हैं। तो याद रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग VBT थ्योरी भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसके कुछ पोस्टुलेट्स को देख रहे हैं जो कि आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है। सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि सबसे पहले तो आप लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहला काम याद रखना, ये काम अगर नहीं किया तो गलती हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले आप लोग लिखेंगे। सेकेंड काम में देखो आपको क्या करना है। सेकेंड काम आप लोग लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एटम। मेटल के एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने का है। थर्ड काम देखो आपको क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। मेटल के आयन का मतलब जब मेटल के ऊपर चार्ज होता है तो जितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आपको लिखने का है। फोर्थ काम देखो आपको क्या करना है। फोर्थ काम आपको देखने का है लिगेंड का नेचर, कि लिगेंड का नेचर कैसे क्या है। ठीक है, अब लिगेंड के नेचर में आपको देखो क्या बताना है कि अगर लिगेंड का नेचर है वीक, वीक का मतलब ही होता है कमज़ोर। अगर लिगेंड का नेचर वीक है मतलब ही अगर लिगेंड कमज़ोर नेचर का है तो ऐसे केस में आप लोग कभी भी उसका पेयरिंग नहीं करवाएंगे, याद रखना। बट अगर लिगेंड का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब लिगेंड जो है
वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो याद रखना P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग। तो ऐसे केस में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को करवाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इसमें जो होता है वो ये होता है कि अगर सपोज पेयरिंग होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग। मतलब पेयरिंग होने के बाद में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, फिर आपको वो लिखने का है। सिक्स्थ पार्ट में आप लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स को। तो जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे वो रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर आपको बताने की है दो चीज़ें। आपको बताने का है वहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन, और इसी के साथ साथ वहाँ पे आपको बताने का है उसकी ज्योमेट्री। ठीक है। उसके बाद में जो सेवेंथ पॉइंट रहता है उसमें आप लोग बताएंगे मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में आपको बताना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक नेचर का है या जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ऐसे दो टाइप की चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। और लास्ट में आप लोग लिखते हो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, कि कैसे क्या आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो अब आपको देखो क्या क्या याद रखना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो सबसे पहला काम आपको करने का है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो आपको लिखने का है। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एटम, कि मतलब मेटल के एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल का आयन। तो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख दिया ना तो मेटल के आयन का कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या आपको लिखने का है। एक सेकेंड। तो अगर सपोज याद रखना कि मेटल का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर मेटल के ऊपर चार्ज है 1+, तो आप रिमूव करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को। याद रखना जितना चार्ज मेटल के ऊपर आता है, जितना ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उतना ही मेटल का चार्ज होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करते हो। अगर मेटल का चार्ज है +2 तो आप वहाँ पे रिमूव करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को। अगर मेटल का चार्ज है N+, मतलब ही आप वहाँ पे रिमूव करेंगे N इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे मेटल का चार्ज है N+, मतलब आपको मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से N इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है और उसके बाद ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है क्या है कि पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन आप लोग s ऑर्बिटल से, मतलब ही s सबशेल से ही रिमूव करेंगे। उसके बाद ही आपको बाकी सबशेल से रिमूव करने का है। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सेंट्रल मेटल का। उसके बाद में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मेटल एटम का, जो कि आपको आना चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर नंबर 8 में सिखाया था। फिर आप लोग लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल का आयन। और मेटल का आयन का कैसे लिखेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देना। चार्ज 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन, N+ है तो N इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। फिर आपको चेक करना है लिगेंड का नेचर। अगर लिगेंड का नेचर बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब कि लिगेंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे केस में आप उसकी पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर लिगेंड का नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ही अगर लिगेंड पावरफुल है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ही पावरफुल होता है। P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग। तो ऐसे केस में आप लोग उसकी पेयरिंग करवाएंगे। तो अगर सपोज पेयरिंग होती है तो फिर आपको बाद में लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। मैग्नेटिक नेचर में आपको याद रखना है 2 टाइप के नेचर होते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, मतलब ही सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, जिसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो उस ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हो। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दिख गए तो आप उसको डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आप उसको पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हो। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड एक बेसिक थिंग बता रही हूँ, जरा ध्यान देना। यहाँ पे ज्योमेट्री में यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जरा ध्यान देना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ज्योमेट्री में है वो ये है कि अगर आपको सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर सपोज लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड प्रेजेंट है,
और सेकंड जो है वो ये है कि अगर सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो दो टाइप की चीज़ें पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो टाइप की चीज़ें पॉसिबल है, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दोनों में ही दो टाइप के लिगेंड पॉसिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। अगर लिगेंड का नेचर है वीक तो ऐसे केस में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे D2sp3, और अगर लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऐसे केस में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। अगर सपोज लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे D2sp3। तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में टोटल दो टाइप की कैटेगरी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, D2sp3 और sp3d2। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग लिखेंगे D2sp3, मतलब D पहले आएगा। और अगर सपोज लिगेंड जो है वो वीक है तो ऐसे केस में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d2। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो टाइप की चीज़ें पॉसिबल है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, D पहले आएगा क्योंकि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा याद रखना D पहले आता है। और वीक अगर लिगेंड है तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऐसे केस में भी आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, और sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ऐसे केस में भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ऐसे केस में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, तो ऐसे केस में जो भी आपकी ज्योमेट्री रहती है उसको हम लोग स्क्वायर पेरेंट बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। डिटेल में अगर देखना है तो अभी तो वन शॉट में तो पॉसिबल नहीं है डिटेल लेना, क्योंकि चैप्टर भाई मैंने 13 की 14 घंटे में चैप्टर पढ़ा है, तो सोचो चैप्टर कितना बड़ा होगा, आप समझ सकते हो ना। चलिए, तो उसके बाद में जो भी आगे का पार्ट था ये सब मैंने डिस्कस करवा दिया है। तो अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें अप्लाई करने की, जितना भी मैंने आपको समझाया ना, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको भी बताया आप वैसे उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वीबीटी खत्म होता है। वीबीटी के बाद में सीएफटी है, सीएफटी वाली पूरी की पूरी थ्योरी डिलीट हो गई है। तो सीएफटी थ्योरी को आपको नहीं पढ़ने का है, क्योंकि सीएफटी थ्योरी जो है वो पूरा का पूरा आगे से रिवाइज हो गया। तो बस वीबीटी थ्योरी तक ही पढ़ने का है। उसके बाद में हम लोग एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि ईडीटी है हमारे बॉडी में लीड पॉइजनिंग को से हमको सेव करता है। प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में एज अ मेडिसिन करके हम यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल को हम लोग यूज़ करते हैं। हेमोग्लोबिन में आयरन मेटल को हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही तो है ना, राइट। चलिए, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वन शॉट्स हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। और व्हाइट बोर्ड के अलावा अगर मैं ये स्क्रीन पर डिजिटल स्क्रीन पे जाती हूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाना लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई नो कि ऑल ऑफ यू विल बी वेटिंग, सो बेसिकली हम लोग उसको देखेंगे फ्रॉम व्हाइट बोर्ड। लेट्स स्टॉप हियर एवरीवन। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।